स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों की गरीबी मिटा देने वाली गेहूं की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि गेहूं की खेती कैसे करें जिससे जो हमारा गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की क्षमताएं बढ़ सकें। और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने गेहूं की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके। अर्थात गेहूं की खेती करने के एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करके गेहूं की फसल को उगाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गेहूं की खेती करने के लिए गेहूं की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303। और श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303 गेहूं की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती करते हैं इस नवंबर के महीने में। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से सबसे कम लागत में सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303 की खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जलोढ़ मिट्टी है, अगर वहाँ पर भी इस 303 की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही सुपर 111 F1 हाइब्रिड वेराइटी। और यह भी गेहूं की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला जो हाइब्रिड वेराइटी है वह है HD 3226। और HD 3226 भी गेहूं की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म के हाइब्रिड वेराइटी में से एक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला है VNR 601। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में गेहूं की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने गेहूं की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही मात्र हम अपनी गेहूं की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीकों से अपनी मिट्टी की भी जांच करनी होगी, यानी मिट्टी की चुनाव करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी गेहूं की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें यह प्रेफरेंस रखना होगा कि बलुई दोमट मिट्टी का चयन करने में हमारा ज़्यादा बल होना चाहिए। क्योंकि अगर बलुई दोमट मिट्टी में गेहूं की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की क्षमताएं बढ़ सकती हैं हमारे गेहूं की फसल में। तो इस तरह से प्रथम हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए कि हमें सबसे पहले बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करना होगा। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए बलुई दोमट नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हम ऐसे मिट्टी का चुनाव करें और ऐसे हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करें जो हमारे मिट्टी के अनुसार हो। यानी जिस मिट्टी में अगर गेहूं की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं उस मिट्टी के अनुसार ही हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। क्योंकि अगर अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करने का यही रणनीति है कि जहाँ कहीं भी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं उसी मिट्टी के अनुसार हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का भी चयन करना होगा। यानी जैसे अगर मान लीजिए मिट्टी का चयन कर लिए हैं अपने हाइब्रिड वेराइटी के अनुसार, उसके बाद हमें अपनी मिट्टी की भी जांच कर लेनी है। जैसे ही मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जैसे आपकी मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण खादों की अगर कमी है तो निश्चित तौर पर हम अपने गेहूं की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं।
तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर हमें अपनी मिट्टी की भी जांच कर लेनी है। और जैसे मान लीजिए अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। और फास्फोरस और पोटास किसी भी पौधे के जड़ को मजबूत करता है, उसमें फल देने की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो इस तरह से फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग हमें सही रणनीति के साथ सही समय पर कर देना है। यानी एक बार हमें अच्छे तरीके से अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है, और जैसे ही मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो उसमें पीएच वैल्यू भी शामिल होना चाहिए। यानी अगर पीएच वैल्यू 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर गेहूं की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ करे तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से यह मिट्टी की जांच से संबंधित जानकारी हुई। और आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे हम अपने गेहूं की फसल की बुआई कर देते हैं तो उस समय हम एक बार सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करते हैं और उसके बाद गेहूं की फसल को उगाते हैं तो लगभग 20 दिनों के बाद, यानी जब हमारा गेहूं का पौधा 20 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें सही रणनीति के साथ एक बार सिंचाई कर देना है, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन का भी प्रयोग कर देना है। यानी सबसे पहली खाद के रूप में हमें अपने गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे खादों का प्रयोग करना है। और खादों के प्रयोग करने के तुरंत बाद हमें सिंचाई भी कर देना है। और जैसे अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो जो आपका गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। तो इस तरह से पहली खाद के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना है, और दूसरी खाद के रूप में हम अन्य खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान जैसे अन्य तमाम जो खाद है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके समय एक भी महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जब हमारा पौधा लगभग गेहूं का पौधा यानी 20 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें एक बार खरपतवारों के नियंत्रण से संबंधित भी तथ्यों पर विशेष ध्यान देना होगा। यानी खरपतवार को नियंत्रण करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जब जैसे ही पौधा जब छोटा रहता है तो खरपतवार उसको रेजिस्टेंस कर देते हैं, यानी उसके ग्रोथ में बाधा बन जाते हैं। तो इस तरह से खरपतवारों के नियंत्रण से भी हमें विशेष बल देना होगा। यानी खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम ग्लाइसेल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ग्लाइसेल का प्रयोग करने के जब हम सही रणनीति की बातें करते हैं, सही मात्रा की जब बातें करते हैं, तो 8 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें ग्लाइसेल का प्रयोग करना है। यानी प्रति लीटर पानी में हमें 8 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से ग्लाइसेल को प्रयोग कर देना है, और इसका स्प्रे कर देना है। और स्प्रे केवल सुबह के समय में ही करना चाहिए, क्योंकि ग्लाइसेल का प्रयोग अगर शाम के समय में करते हैं तो निश्चित तौर पर जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है उसमें ज़्यादा ओस पड़ने की संभावनाएं रहती है, यानी ठंडी का मौसम रहता है। तो इस तरह से अगर ओस ज़्यादा पड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर अगर हम ग्लाइसेल का छिड़काव किए हैं तो वह पूरी तरीकों से नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से ग्लाइसेल का प्रयोग 10 से 12 बजे के अंतर्गत में हमें कर देना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि ग्लाइसेल केवल चौड़ी पत्ती वाली घास को ही नियंत्रण करता है। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाली अगर घास पूरी तरीकों से नियंत्रित हो जाएंगी तो जो हमारा गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा, और जो घास जो है वह जितने मिट्टी से न्यूट्रिएंट को एब्जर्व कर रही है वो पूरी तरीकों से रुक जाएंगी, और जो हमारा गेहूं का पौधा है उन न्यूट्रिएंट को अच्छे तरीकों से एब्जर्व कर सकेगा। तो इस तरह से हमें ग्लाइसेल का प्रयोग करना है अपनी गेहूं की फसल में जब गेहूं का पौधा 20 से 25 दिनों का हो जाए। तो इस तरह से सबसे पहले अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना है, उसके बाद अपने मिट्टी की जांच कर लेनी है, उसके बाद हमें समय समय से सिंचाई करने के साथ साथ पहली खाद के रूप में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो खादों की कमी है उसकी हमें पूर्ति कर देना है। और इसके साथ साथ हमें ग्लाइसेल का प्रयोग कर देना है खरपतवार के नियंत्रण करते समय। जब हमारा पौधा लगभग तैयार होने की प्रक्रियाओं की ओर हो तो उस समय हमें हार्वेस्टिंग से लगभग 1 महीने पहले हमें एक बार पुनः सिंचाई कर देना है और अच्छे तरीकों से खादों का भी प्रयोग कर देना है, क्योंकि अगर अंतिम समय में अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो जो हमारा गेहूं का फल है वो नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अंतिम समय में भी सिंचाई कर देना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने गेहूं की फसल के उगाने के दौरान तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से सबसे कम लागत में सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको आपको गेहूं की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सहयोग कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।